आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर पहले क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को आपको परिभाषा लिखना है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखना है। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ हेडिंग नोट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा को नोट कर लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं वह निकाय होते हैं। यहाँ पे नोट करेंगे अब वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। कितना आसान है, क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे जैसे, और जैसे में आपको याद रखेंगे जो होता है HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे HCl। अब HCl जो होते हैं यह क्या होते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है। तो जो HCl होता है H के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl जो होता है क्या बनता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। तो यह जो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसपे दो बराबर, अब यहाँ देखिए बराबर आवेश हैं। तो यहाँ पे दो बराबर परंतु क्या है, विपरीत आवेश हैं, और कितनी दूरी पर हैं, वो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का पहले परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब अगला इसमें दिया गया है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको सूत्र लिखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे केवल सूत्र के बारे में पूछा गया है तो केवल सूत्र ही लिखेंगे। तो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है, लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाते हैं, और P बराबर सूत्र होता है Q ×
2l होता है। क्या होता है? P गुणे 2l। और P का नाम क्या है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। Q का क्या नाम है? आवेश है। और Q का यहाँ पर 2l का नाम क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इसमें 2 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब एक और प्रश्न है, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब यहाँ पर जो है वैद्युत जो है द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण का जो है व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो है, तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, समरूप क्या लिखेंगे? समरूप वैद्युत क्षेत्र, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, लगने वाले बल आघूर्ण। अब यहाँ पर डेरिवेशन करना है कि समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। अब यहाँ पर कैसे निगमन करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा आकृति बनाएंगे। समरूप यहाँ पर जो रहेगा एकदम एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र इसको बोला जाएगा। तो इसको बोला जाएगा समरूप वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर एक आवेश और दोनों आवेश, यहाँ एक आवेश, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ प्लस आवेश है तो यहाँ पर क्या है? माइनस आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या लिया जाता है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होता है। अब यहाँ पर एक जो है त्रिभुज बना लिया जाएगा और एक समकोण ये त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज जो बना है तो इसका नाम क्या रख दिया जाए? A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब यहाँ पर जो है बल आघूर्ण का जो है व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर माना लिखेंगे, माना 2 आवेश है। कितने आवेश है लिखेंगे? माना 2, दोनों आवेशों, कितने आवेश है? दोनों आवेश। माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी, के बीच दूरी कितना है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l माना जाता है। क्या माना जाता है? 2l। उसके बीच लगने वाले, उसके बीच लगने वाले, उसके बीच लगने वाले बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण क्या हो? तो बल युग्म आघूर्ण टाउ है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखेंगे। माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, उसके बीच लगने वाले बल युग्म आघूर्ण टाउ है। तो अब यहाँ पे सूत्र होता है बल युग्म आघूर्ण का, बल युग्म आघूर्ण बराबर सूत्र क्या है? लिखेंगे बल युग्म आघूर्ण बराबर सूत्र होता है, बल युग्म आघूर्ण बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। ये किसका सूत्र लिखे हैं? बल युग्म आघूर्ण का सूत्र लिखे हैं। अब यहाँ पर जो है बल युग्म आघूर्ण को किससे दिखाएंगे? तो बल युग्म आघूर्ण को टाउ से हो गया, बल को F से, और लंबवत दूरी, इसमें लंबवत दूरी क्या? त्रिभुज में लंबवत दूरी का नाम AB हो गया। तो यहाँ पर AB हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालेंगे तो AB का मान निकल जाएगा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। लंब बटा क्या होता है? कोण। अब इसकी सहायता से हम लोग AB का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण। अगला लाइन क्या बनेगा? साइन थीटा उतर जाएगा। लंब कौन है? तो कहेंगे लंब AB है और कोण कितना है? 2l है। इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? AB बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। किसका मान निकल गया? AB का मान 2l साइन थीटा निकल गया। अब यहाँ AB के जगह पे रख देंगे तो क्या बनेगा? यह टाउ बराबर, और यहाँ F उतर जाएगा गुणे, और AB के जगह पर क्या निकला है? तो यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है पाइथागोरस प्रमेय वाला त्रिभुज जो देखेंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है, और समकोण जब त्रिभुज बन गया है तो साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण हो गया है, और यहाँ पर इसको गुणा करके AB का मान निकाल लिया। AB का मान 2l साइन थीटा गया है। अब AB को हटा
देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा तो यफ को हटाएंगे और यफ का सूत्र क्या होता है, तो यफ बराबर आप पढ़ें पहला अभ्यास में दिया है, यफ बराबर क्या होता है QE होता है और यफ को हटा दिया जाएगा तो टाउ बराबर बनेगा, तो यफ बराबर क्या होता है QE हो जाएगा और यहाँ पे गुणे हो जाएगा, गुणे 2l साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर Q को और 2l को एक पास करेंगे, Q और 2l एक पास, क्योंकि ऊपर पढ़े हैं, ऊपर यहाँ पर बताया गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़े हैं, तो देखिए Q और 2l जब मिलता है तो Q और 2l मिलता है तो ये P बन जाता है। तो अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा और Q को 2l को एक पास करेंगे तो Q गुणे क्या बनेगा 2l और यहाँ बनेगा E साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो Q गुणे 2l किसका सूत्र है, तो यहाँ पर लिख देंगे सूत्र P बराबर होता है Q गुणे 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोला जाता है। अब यहाँ Q और 2l को हटा दीजिए तो क्या सूत्र बनेगा, टाउ बराबर Q गुणे 2l, ये बन जाएगा P और ये बन गया E और बगल में क्या है साइन थीटा। ये सूत्र जो आ गया बल युग्म आघूर्ण का सूत्र आ गया, टाउ बराबर क्या आ गया PE साइन थीटा। ये निगमन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र का निगमन करना था, तो यह सूत्र का निगमन बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न दिया गया द्रव्य तरंगे क्या है, समझाइए। अब द्रव्य तरंगे की परिभाषा बताना है, दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, मतलब द ब्रागली तरंगदैर्घ्य का क्या सूत्र है उसको लिखना है। कणों को दैत्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो इसमें भी देखा जाए तो 3 प्रश्न दिया गया है, तीनों प्रश्नों को जो है क्रमशः हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे द्रव्य तरंग। अब द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे द्रव्य तरंगे। अब द्रव्य तरंगे की परिभाषा क्या है, तो पहले यहाँ हेडिंग नोट कर लीजिए द्रव्य तरंगे। अब द्रव्य तरंगे की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो यहाँ परिभाषा बनेगा। अब यहाँ पे द्रव्य तरंगे क्या हैं, तो जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो आदि गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे द्रव्य तरंगे कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई, लिखेंगे यहाँ पर जब कोई द्रव्य कण, जब कोई कौन कण है, द्रव्य कण जैसे में द्रव्य कण में जैसे क्या माना जाएगा, तो कहेंगे द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान हो, क्या हो, गतिमान तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे द्रव्य तरंग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगे की परिभाषा जो है अब समझ लेंगे, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। इसे दी ब्रोगली तरंगे भी बोला जाता है, इसे दी ब्रोगली तरंगे भी कहते हैं। अब द्रव्य तरंगे की परिभाषा करना आसान है, क्या लिखेंगे, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गतिमान मतलब गति कर रहा हो तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, जिसे द्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे दी ब्रोगली तरंगे भी कहा जाता है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, 2-3 प्रश्न इसमें है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या सूत्र बताइए, तो यहाँ लिखेंगे दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। अब दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का क्या सूत्र है, अब इनके सूत्र के बारे में जो है आपको बताना है। तो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या है,
अब सूत्र के बारे में समझेंगे कि दी ब्रोगली ने क्या तरंगदैर्ध्य के बारे में बताए थे और क्या इन्होंने सूत्र बनाए थे। अब यहाँ नोट करेंगे, दी ब्रोगली ने बताया और क्या बताया, बताया कि गतिमान कणों की तरंगदैर्ध्य उनके संवेग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो है दी ब्रोगली साहब ने बताया था कि जो तरंगदैर्ध्य होते हैं लेम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/p होते हैं। अब यहाँ से जब इसको हटाएंगे, जब इस चिन्ह को हटाएंगे तो लेम्डा बराबर हो जाएगा, अब यहाँ एच बटा क्या बन जाएगा, पी। ये जो सूत्र बन गया यही दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य का सूत्र हो जाएगा। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य लेम्डा बराबर क्या होता है, लेम्डा बराबर हो जाएगा एच, लेम्डा बराबर एच बटा क्या हो जाएगा, एच बटा पी होता है सूत्र। यह सूत्र किनका है, दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य। क्या बताए थे, दी ब्रोगली ने बताया कि गतिमान कणों का जो तरंगदैर्ध्य है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ बटा में है इसलिए इसका नाम जो है, चिन्ह का नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किनका सूत्र हो गया, दी ब्रोगली का तरंगदैर्ध्य। अब इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, कणों को दैत्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग का नाम बताइए। अब इसमें जो है प्रयोग कौन सा था, उनका प्रयोग का नाम बताना है। तो यहाँ प्रयोग का नाम भी लिख लेंगे। अब तो अगला लाइन लिखेंगे, तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, द्रव्य तरंगों की दैत्य प्रकृति के प्रदर्शित करने वाला प्रयोग। जो द्रव्य तरंगों का दैत्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग कौन सा है, तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डेविसन और जर्मन। तो लिखेंगे डेविसन और जर्मन ने एक प्रयोग किया जिसमें इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल पर टकराया गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल पर जब टकराया गया और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन प्रदर्शित करते हैं जो कि तरंगों के एक विशेषता है। यह प्रयोग द्रव्य तरंगों की दैत्य प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो द्रव्य तरंगों का दैत्य प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग कौन सा है, तो डेविसन और जर्मन नाम के वैज्ञानिक जो थे वह इलेक्ट्रॉनों को क्रिस्टल पे जब टकराए तो इन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन के अंदर विवर्तन प्रदर्शित करते हैं जो तरंगों का एक विशेषता माना जाता है, और यह प्रयोग द्रव्य तरंगों को दैत्य प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे जो है अब अगला प्रश्न है, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, अब यहाँ बंधन ऊर्जा की परिभाषा बताना है। बंधन ऊर्जा की जब परिभाषा समाप्त हो जाएगा तो उसमें एक अभिक्रिया भी दिया गया है और उस अभिक्रिया के सहायता से जो है ऊर्जा की गणना करना है, और किस में ज्ञात करना है, जूल में गणना कीजिए। तो यहाँ जो है सबसे पहले बंधन ऊर्जा का पहले परिभाषा लिख लिया जाए कि बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो परिभाषा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब यहाँ बंधन ऊर्जा की जब परिभाषा लिखेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, जो ऊर्जा निर्मुक्त माने बाहर निकलता है, ऊर्जा निर्मुक्त होता है, उसको बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो बंधन ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही क्या है, आसान है। यहाँ क्या लिखेंगे कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन
ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो लिखेंगे बंधन ऊर्जा कहते हैं। लिखेंगे इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। किसे? बी से प्रदर्शित करते हैं। बी से प्रदर्शित करते हैं। तो बंधन ऊर्जा का परिभाषा पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बंधन ऊर्जा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। अब बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर बंधन ऊर्जा का सूत्र भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर बंधन ऊर्जा बराबर होता है, बंधन ऊर्जा बराबर होता है, बंधन ऊर्जा बी बराबर है, यहाँ लिखेंगे डेल एम द्रव्यमान क्षति गुणे 931। यह जो सूत्र किनका है? तो यह जो सूत्र बन गया बंधन ऊर्जा का सूत्र है। बी बराबर होता है डेल एम गुणे 931। अब डेल एम का नाम क्या है? तो द्रव्यमान क्षति इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो रिएक्शन दिया गया है, पर इस रिएक्शन को नोट कर लेते हैं। Li नीचे यहाँ 3 है और ऊपर 6 घात दिया है, प्लस यहाँ लिखेंगे 0 या 1, इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। और जब इसको जो है गर्म करने पर जो अभिक्रिया हो रहा है, तो अभिक्रिया होने के बाद से क्या बना है? तो यहाँ पर हीलियम बन गया है, 2Hi4 है, प्लस या हाइड्रोजन का समस्थानिक बन गया है। तो इसका द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। अभिकारक का द्रव्यमान क्या है और यह उत्पाद का द्रव्यमान क्या है? तो दोनों का अगर द्रव्यमान निकल जाएगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा। और जब द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभिकारक का द्रव्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? अभिकारक का द्रव्यमान। अब अभिकारक का द्रव्यमान कौन कौन इसमें अभिकारक का द्रव्यमान है? लिखेंगे यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान का योगफल, अभिकारक के द्रव्यमान, द्रव्यमानों का योगफल, द्रव्यमानों का योगफल। अब यहाँ पर जो है, यहाँ योगफल जब निकालेंगे जो है अभिकारक है, तो यहाँ पर लिथियम, अब लिथियम का जो है प्रश्न में द्रव्यमान दे दिया गया है। अब लिथियम का द्रव्यमान एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं लिथियम का क्या है, 6.01512 AMU इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर लिथियम का द्रव्यमान नोट हो जाएगा। और किसका चाहिए? न्यूट्रॉन का चाहिए। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 0.0N1 का द्रव्यमान क्या है? 1.0086665 जो है AMU। अभी दोनों द्रव्यमान को क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे तो अभिकारक का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो अभिकारक का द्रव्यमान क्या था? पहला क्या था? तो अभिकारक का द्रव्यमान 6.015126। ये किसका है? तो अभिकारक में ये लिथियम का हो गया, प्लस हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन का क्या है? तो न्यूट्रॉन का 1.008665 है, 65 है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान निकल जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? तो 7.0237791 जो है यू का मतलब हो गया AMU, इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 7.0237791 जो कहाँ से आया? इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो अभिकारक का द्रव्यमान निकल गया है। अब उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब उत्पाद का द्रव्यमान। अब यहाँ उत्पाद में 2 चीज है, तो अब उत्पाद का द्रव्यमान निकालेंगे। तो उत्पाद का द्रव्यमानों का योगफल, द्रव्यमानों का योगफल निकलेगा। तो लिखेंगे द्रव्यमानों का योगफल। अब इसमें जो योगफल निकालेंगे, अब इसमें किसका किसका योगफल रहेगा? तो लिथियम का, किसका? लिथियम का, और यह 1H3 का। तो ऊपर देख लेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया है। लिथियम का कितना है? यहाँ हीलियम का क्या होगा? हीलियम का क्या चाहिए? हीलियम का चाहिए, और जो है 1H3 का। तो यहाँ पर हीलियम का दिया है 2Hi4 का द्रव्यमान क्या है? 4.0022604। यह जो दिया गया है यह हीलियम का, प्रश्न में ये दे दिया गया है, प्रश्न से ही नोट करना रहता है। तो पेपर में जो प्रश्न में दिया गया इसको नोट कर लीजिए। क्या दिया गया था? हीलियम का। अब हीलियम का द्रव्यमान और यहाँ हाइड्रोजन के जो समस्थानिक, इसका द्रव्यमान नोट करेंगे। 4.00 क्या है? 2604 यह हो गया जो है हीलियम का हो गया, प्लस और यहाँ हाइड्रोजन वाला क्या है? तो हाइड्रोजन वाला जो है
3.01609। अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तब कितना द्रव्यमान आएगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे द्रव्यमान क्या आएगा, 7.0181653 हो जाएगा और ये हो जाएगा यू, ठीक ना। तो यह यू को मतलब AMU, मतलब इसको AMU में प्रश्न में मान दिया गया, दोनों को जोड़ करके यू लिख दिया जाएगा। तो यह अभिकारक का द्रव्यमान और यह जो है उत्पाद का द्रव्यमान। अब इसमें अंतर क्या है, द्रव्यमान क्षति में कितना अंतर हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान क्षति अगर निकालेंगे तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा, और द्रव्यमान क्षति को किससे दिखाएंगे, डेलियम से दिखाते हैं। अब यह कौन अधिक है और कौन कम है देख लीजिए, तो यह मान अधिक है और यह मान क्या है, कम है। तो कितना जो है अधिक है और कितना कम है, कितने का अंतर होगा, तो वह जो है द्रव्यमान क्षति निकल जाएगा 7.023,791 में से -7.01863 को घटा दिया जाएगा, तो यह मान द्रव्यमान क्षति का मान निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, एक बार अभिकारक के द्रव्यमानों का योगफल और उत्पादों का, यहाँ उत्पादों लिख दीजिएगा, ठीक ना। उत्पादों का जो है, उत्पादों का द्रव्यमानों का योगफल दोनों निकल गया, दोनों को जोड़ा गया, तो यह द्रव्यमान अधिक है और यह द्रव्यमान कम है। जब इसमें से घटाएंगे तो द्रव्यमान क्षति का मान निकल जाएगा। तो घटाने पे कितना आएगा, 0.005 हो जाएगा 138 और यह हो जाएगा AMU। अब दोनों के द्रव्यमान में घटा दिया गया, तो द्रव्यमान जो है घटाने पे जो है मान निकला, ये द्रव्यमान क्षति आ गया। अब बंधन ऊर्जा की गणना करना है, तो बंधन ऊर्जा की गणना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे बंधन ऊर्जा बराबर होता है, यहाँ पे बंधन ऊर्जा डेल एम गुणे क्या होता है, 931 होता है, और ये किस में मान आएगा, MEV में आता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो अब यहाँ डेल एम का मान को रख देंगे, तो डेल एम का मान क्या आया, 0.00513 आया है। यह डेल एम का मान द्रव्यमान क्षति आ गया। अब गुणे क्या करेंगे, 931 से गुणा करेंगे। अब जब 931 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर क्या उत्तर आएगा, पहले अब इसको नोट कर लेंगे। तो अब गुणा करने पे क्या आएगा, यहाँ पहले नोट करेंगे क्या आएगा, तो लिखेंगे 4.7834 4 के बाद से 7 8 और किस में मान आएगा, ये आएगा MEV में आ जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि बंधन ऊर्जा को जूल में ज्ञात कीजिए। तो अब जूल में कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले मिलियन को हटाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हटाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अब मिलियन को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4.783478 गुणे, अब मिलियन मतलब होता है 10 के पावर 6 घात, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 से गुणा कर लेंगे, तो यह मान जो आ जाएगा किस में, जूल में आ जाएगा। एम का मतलब मिलियन में 10 के पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। अब यह हो जाएगा क्या, जूल। अब इसका गुणा करेंगे, 1.6 का गुणा इसमें किया जाएगा पूरा, तो गुणा करने पर कितना आएगा, अब इसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे नोट कर देंगे, गुणा करने पर जो आएगा उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो 7.653 लगभग आ जाएगा, और गुणे 10 के पावर 6 घात में से 19 घात घट जाएगा, तो ये बनेगा -13 घात और ये हो जाएगा जूल। इसको गुणा करके यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्या आएगा, 4.783478 का गुणा 1.6 में करेंगे तो लगभग 7.653 आ जाएगा, और 6 घात में से 19 घात घट जाएगा, तो यह -13 घात हो जाएगा। तो इसमें बंधन ऊर्जा को जूल में ज्ञात करना था, तो जूल में यह मान निकल गया। इसमें 2 प्रश्न था, बंधन ऊर्जा की परिभाषा देना था और यहाँ पर द्रव्यमान क्षति के सहायता से बंधन ऊर्जा की गणना किया गया। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकाले, अभिकारक का द्रव्यमान निकाल लीजिए और उत्पाद का द्रव्यमान निकाल लीजिए, घटा देंगे द्रव्यमान क्षति का मान निकाला जाएगा, और द्रव्यमान क्षति का फार्मूला लिख दीजिए। इसमें डेलियम का नाम क्या है, द्रव्यमान क्षति है। तो बंधन ऊर्जा का सूत्र में यह मान को रखेंगे और मान भर करके गुणा कर लीजिए, तो यह उत्तर आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। लेकिन उत्तर में पूछा गया, प्रश्न में बताया गया है कि इसको जूल में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर इसमें गुणा करके जूल में व्यक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हो गया, अनुगमन वेग का और गतिशीलता को परिभाषा देना है।
और एक यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को जोड़ा गया है। एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है और इनके सिरों के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व जो दिया गया है 5 × 10⁻24 मीटर के ऊपर -3 घात है और इसकी प्रतिरोधकता जो दिया गया है 50 × 10⁻8 ओम मीटर है। धातु में इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अनुगमन वेग की पहले परिभाषा को समझेंगे कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे, अनुगमन वेग क्या है? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जब मुक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जब आपस में टकराते हैं तो इन्हें एक सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है। मतलब जब जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो एकदम छोटा सा एकदम सूक्ष्म सा वेग प्राप्त होता है और इसी वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहा जाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो VD से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कैसे लिखेंगे? परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो इन्हें एक सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है और इसी वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। और किससे प्रदर्शित करेंगे? VD से, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। और अगला जो प्रश्न पूछा गया इसमें है गतिशीलता। अब गतिशीलता क्या है? तो देखिए यहीं से परिभाषा बोलेंगे, ई का नाम है एकांक वैद्युत क्षेत्र। अब क्या बोलेंगे? एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। मतलब VD का नाम अनुगमन वेग है और ई का नाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पर एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और जो है इसका सूत्र क्या होता है? तो गतिशीलता बराबर होता है अनुगमन वेग बटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसका एक और परिभाषा लिख सकते हैं, अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। दो परिभाषा इसका बना सकते हैं। यहाँ जैसे पहला परिभाषा तो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन दूसरा परिभाषा कैसे बनाएंगे? अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ न्यूमेरिकल जो दिया गया, अब इस न्यूमेरिकल को पहले नोट करेंगे क्या क्या मान दिया गया है। लंबाई 1 मीटर दिया गया था, प्रश्न पढ़ा गया तो लंबाई 1 मीटर है, वेग जो है 4 वोल्ट है और n का मान 5 × 10⁻24 है और रो का मतलब जो है प्रतिरोधकता क्या दिया गया? 50 × 10⁻8 ओम मीटर दिया गया है। अब इसमें पूछा क्या गया है? तो इसमें पूछा गया है अनुगमन वेग। यह ओम मीटर है, क्या है? यह ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा और इसका मात्रक लिख सकते हैं मीटर के ऊपर -3 घात लिख सकते हैं, मीटर के ऊपर -3 घात नोट कर लेंगे। VD पूछा गया, VD मतलब हो गया जो है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। और अपवाह वेग का सूत्र क्या होता है? तो VD का सूत्र याद रखेंगे, VD बराबर V/NE/ρL। अब ये V का नाम है विभवांतर, N का नाम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, E का नाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये प्रतिरोधकता है और ये लंबाई है। तो ये पहले सूत्र को आपको याद रखना है कि VD का सूत्र क्या होता है। तो VD बराबर हो गया, सूत्र यहाँ नोट करिए VD। अब ये V का मान प्रश्न में क्या है? तो V का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 रखिएगा। N का मान क्या है? 5 × 10⁻24 है, 5 × 10⁻24 हो गया रो। और E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻−19 घात होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। और ये रो का मान दिया गया 50 × 10⁻8 है, 50 × 10⁻8 और लंबाई जो दिया गया है 1 मीटर है। मतलब इस सूत्र में ये मान को भरना है। तो ये अनुगमन वेग का फार्मूला है और अनुगमन वेग के फार्मूला में मान को भर देना है। अब ये 4 को नीचे नोट कर लीजिए, 16 × 5 = 80 मतलब 8.0 और 8 होगा और 8 में 50 का गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 400 हो जाएगा। 400 और 10⁻24 घात और यह हो गया -19 -8 -27। 24 में से अगर 27 घटा दें तो बनेगा -3 घात और -3 घात जब इसको ऊपर भेज देंगे तो -3 घात जब ऊपर जाएगा तो ये +3 घात हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 4 × 10⁻3 बटा नीचे 400 है। अब 10⁻3 का मतलब हो जाएगा जो है 1000 और 1000 में 4 का गुणा करेंगे तो 4000 और 4000 बटा 400 भाग कर दीजिए 10 आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसमें अपवाह वेग की गणना करना था तो ये फार्मूला इसका है और इस फार्मूला में मान को भरा गया है। अब भर करके इसको हल किया गया है तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग का मान आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस न्यूमेरिकल को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
तो अगला जो प्रश्न है, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों का परिभाषित कीजिए। मतलब अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय तीनों का परिभाषा आपको लिखना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी आपको देना है। अनचुंबकीय का उदाहरण, प्रतिचुंबकीय का, लौह चुंबकीय पदार्थ का जो है उदाहरण भी नोट करना है। तो यहाँ पहले समझे, प्रतिचुंबक तत्व का दो परिभाषा है। आप जो परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए वो दोनों परिभाषा में से उस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ प्रतिचुंबक तत्व कहेंगे वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब वे पदार्थ जो चुंबक के एरिया में जब रखा जाएगा तो क्षेत्र के विपरीत दिशा, विपरीत मतलब उल्टा दिशा में मामूली सा चुंबकित तो हो जाते हैं। मामूली सा मतलब थोड़ा सा जो है क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। वह क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबक तत्व कहलाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित तो हो जाते हैं, प्रतिचुंबक तत्व कहलाते हैं। या इसको दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर थोड़ा सा प्रतिकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। थोड़ा सा प्रतिकर्षित होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी परिभाषा आपको याद हो जाएगा, बस वीडियो पे थोड़ा सा जब ध्यान देंगे तो आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप जब ले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाता है। मतलब उसके अंदर आग जो है प्रतिकर्षित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबक तत्व कहते हैं। इस गुण को क्या कहेंगे, प्रतिचुंबक तत्व कहा जाता है। जैसे में क्या लिख सकते हैं, तो Zn होता है जिंक है, Ag जो है सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, हाइड्रोजन है, NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है। उसमें क्या होता है, जब शक्तिशाली चुंबक के इसके क्या होते हैं, सिरों के समीप जब ले जाते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाता है, उसी को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को प्रतिचुंबक तत्व कहा जाता है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अणुचुंबक तत्व क्या होते हैं। अणुचुंबक तत्व की परिभाषा क्या है, बहुत आसान परिभाषा आपको बताया जा रहा है जिससे आपको परिभाषा तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। अब यहाँ पर भी दो परिभाषा बना सकते हैं। कहेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मामूली सा जो है क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं। वे पदार्थ क्या लिखेंगे, जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, इसके पहले क्या था, विपरीत दिशा में, इसके ऊपर वाला में हम लोग क्या बोले थे, विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित है। इसमें विपरीत नहीं लगाया गया है, बस विपरीत को शब्द को हटा दिया गया, नया परिभाषा बन गया। अणुचुंबक तत्व में क्या बोलना है और प्रतिचुंबक तत्व में क्या बोलना है, बस थोड़ा सा अंतर है परिभाषा में। तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जो चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अणुचुंबक तत्व कहा जाता है। या इसको लिख सकते हैं, वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर सिरों की ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। इसके पहले वाला में क्या था, प्रतिकर्षित था, और इसमें क्या हो जा रहा है, आकर्षित हो जा रहा है। मतलब आकर्षित मतलब इसके अंदर आकर के चिपक जा रहा है, आकर्षित हो जाते हैं, उसे अणुचुंबकीय जो है क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, अणुचुंबक तत्व कहते हैं। कितना आसान है, कहेंगे वे पदार्थ जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप जब ले जाने पर सिरों की ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाते हैं, उसे अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, अणुचुंबक तत्व कहा जाता है। जैसे क्या है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, या कैल्शियम है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, ये सब क्या हैं, अणुचुंबक तत्व पदार्थ हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अणुचुंबक तत्वों में क्या है और प्रतिचुंबक तत्वों में क्या है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी पहले इसे अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए, 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लौह चुंबक तत्व क्या होते हैं। अब लौह चुंबक तत्व के बारे में भी समझ लिया जाए।
तो अब यहाँ लिख लेंगे हेडिंग लौह चुम्बक तत्व। लौह चुम्बक, जैसे आदमी गाँव में नहीं कहते लौह चुम्बक है, जैसे बाजा में जो होता है लाउड स्पीकर के बगल में लगाया जाता है तो उसमें कहते हैं लौह चुम्बक है। लौह चुम्बक मतलब यह हो जाएगा कि यह जो है क्या कहते हैं, बाह्य क्षेत्र से एकदम आकर्षित हो जाएगा, शक्तिशाली चुम्बक हो जा बन जाते हैं। तो लिखेंगे लौह चुम्बक तत्व क्या होते हैं। लौह चुम्बकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुम्बक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। लौह चुम्बकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुम्बकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, शक्तिशाली चुम्बक बन जाते हैं। या दूसरा लिख सकते हैं परिभाषा, मतलब दो परिभाषा बताया जा रहा है। जो परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाए उस परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दूसरा परिभाषा है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, मतलब वे पदार्थ किस में रखना है, मैग्नेट के एरिया में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएगा तो सिरों की ओर तेजी से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाता है। बहुत तेजी से जब आकर्षित हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इस गुण को क्या कहा जाता है, लौह चुंबक तत्व कहते हैं। जब लौह चुंबक को माने लेकर जाएंगे और लोहे के पास जब ले जाएंगे, थोड़े से पास ले जाएंगे और बहुत तेजी से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, लौह चुंबक तत्व कहलाता है। और इस गुण को क्या कहेंगे, लौह चुंबक तत्व कहा जाता है। जैसे कौन कौन है, एफ है, निकिल है, कोबाल्ट है, फेरिक ऑक्साइड है। दिया गया है उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र 1/v + 1/u = 1/f को व्युत्पन्न कीजिए। मतलब किरण आरेख का सहायता से जो है अवतल दर्पण का यह सूत्र का निगमन करना है। तो यह सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा, पहले चित्र को अच्छे से समझा जाएगा, चित्र को समझने के बाद से इस सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एक दर्पण है और एक कौन सा दर्पण है, तो यह दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जो उभरे भाग पे क्या हो, कलई हो, और जो है दबे भाग पे क्या हो, परावर्तन की क्रिया हो। जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर गया है चिकने तल पे, तो प्रकाश की किरणें टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो गया है, वापस आ गया है। अब पुनः यहाँ से प्रकाश की किरणें गया है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। मतलब इधर से आ रहा है और टकरा के उसी माध्यम में क्या जा रहा है। और यह वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है। और यहाँ इसके बिंदु से, मतलब ये वस्तु है, उस वस्तु का नाम क्या है, O है। और O के मतलब वो सामने जो है प्रकाश की किरणें जाएगी, समांतर जाएंगी प्रकाश की किरणें, तो यह अपवर्तन के बाद जो है फोकस से होते हुए जाती है। किससे होते हुए, जब यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो टकरा करके फोकस से होते हुए निकलती हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, पहले इसको बना लीजिएगा। और यहाँ से ध्यान देंगे यह फोकस है, और फोकस को किसे दिखाएंगे, यहाँ पर यह फोकस को किसे दिखाएंगे, यह से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जो है यह बना हुआ, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाया जाता है, v से। और यह वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं, r से। और यहाँ से और यहाँ तक की जो है p तक की जो बीच की दूरी, इसका नाम है वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी किसे दिखाते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सामने चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दिया, तो माना एक दर्पण है, और कौन सा दर्पण है, M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु की दूरी क्या है, u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, फोकस दूरी f है, वक्रता त्रिज्या क्या है, r है। तो इतना पहले जो है यहाँ माना को लिखा जाएगा, और माना लिखने के बाद से जो है निगमन एक एक लाइन आपको बताया जाएगा। तो पहले माना को लिख लीजिए, माना अवतल दर्पण, माना अवतल दर्पण। अब यह अवतल दर्पण कौन कौन से हैं, तो अवतल दर्पण क्या है, लिखेंगे M1 और क्या है, M2 है। अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव क्या है, तो जिसका ध्रुव जो है P है, जिसका ध्रुव जो है P है। वस्तु की दूरी लिखेंगे यहाँ पर, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं, तो वस्तु की दूरी जो है u से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी u तथा
प्रतिबिंब की दूरी, तथा लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब किससे दिखाते हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वह क्या है? भी है। तो प्रतिबिंब दूरी भी है, यहाँ पर है तो के नीचे क्या लिखेंगे? कामा। तो इतना जो है पहले माना में लिखना है। माना अवतल दर्पण है, M1 M2 है, और जो है क्या है, इसके वस्तु की दूरी जो है U है, प्रतिबिंब दूरी भी है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह त्रिभुज बना है। त्रिभुज का नाम क्या है? तो ये लिखेंगे, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ डैश सी है। इस त्रिभुज का नाम क्या? देखिए ओ डैश सी, यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में, और इधर का त्रिभुज का नाम है CI डैश। लिखेंगे यहाँ पर तथा लिख लेंगे, तथा त्रिभुज का नाम क्या है? तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज CI और क्या है? I डैश में, मतलब पहला जो त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज का क्या नाम है? ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज का नाम लिखे, क्या लिखे हैं? CI डैश। तो अब इसमें जो है थेल्स परमे का नियम लागू होगा। और थेल्स परमे कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो थेल्स परमे आपको क्या होगा? समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स परमे से। अब ये थेल्स परमे क्या होता है? तो देखिए कितना आसान है। जैसे इसमें का लंब लेंगे, अगर इसमें का लंब है तो इसमें का लंब लेना है। इसमें का अगर आधार लेंगे तो इसमें का आधार लेंगे, मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। जैसे इसमें लंब क्या है? इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे ओ डैश सी में, तो इसमें लंब क्या है? तो इसमें लंब जो है ओ डैश है। और इसमें लंब क्या है? तो इसमें लंब जो है आई डैश है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे इसमें आधार क्या है? तो OC है, तो लिखेंगे इसमें आधार OC है, और इसमें आधार क्या है? तो CI है। मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का भी लेकर के हल किया जा रहा है। तो इसमें त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा? तो CI हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 1। तो समीकरण नंबर जो है यहाँ बन गया 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर जो बना यह क्या हो गया? 1 बन गया। तो ये त्रिभुज में जो है किसका नियम लागू हुआ है? थेल्स परमे का। कितना आसान है। जैसे इसमें का लंब तो इसमें का लंब, इसमें का आधार तो इसमें का आधार का प्रयोग करना है। अब जो है सेकंड त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब इस त्रिभुज का नाम क्या देख लीजिए। त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज का नाम है कि बी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यफ, क्या नाम है? FBN, क्या नाम है? FBN, यह त्रिभुज हो गया। और इसमें क्या हो जा रहा है? आई डैश यफ, मतलब इधर का पहले फर्स्ट यह प्रयोग किए थे, अब यह सेकंड और यह सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का नाम क्या है? यफ है, बी है, यन है। कौन कौन है? यफ है, बी है, यन है। इस त्रिभुज को ध्यान से देख लीजिएगा। और इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है, लिखेंगे तथा, और यह त्रिभुज का नाम क्या है? नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है? आई डैश यफ, क्या लिखेंगे? आई डैश यफ में। तो कौन सा त्रिभुज लिया गया है? पहले त्रिभुज के बारे में आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए कौन कौन त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे थेल्स परमे, तो यहाँ पर भी थेल्स परमे लागू किया जाएगा। तो थेल्स परमे क्या हैं? तो थेल्स परमे तो समझ में आ गया होगा कि लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो देखिए इसमें लंब क्या है? तो इसमें लंब जो है BN है। क्या नाम है? BN है। तो यहाँ लिखेंगे BN, अब यहाँ BN हो गया। और इसमें लंब क्या है? तो इसमें लंब जो है आई डैश है। क्या है? आई डैश है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें लंब क्या है। एक बार चित्र में देख लीजिएगा लंब क्या है। तो लंब क्या है? इसमें BN है, और इसमें लंब क्या है? आई डैश है। मतलब इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज में अगर जो लिया गया था उसमें भी लंब वही था, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जब लिया गया है तो इसमें भी लंब BN, इसमें लंब क्या है? आई डैश है, बराबर। अब आधार इसमें बताइए क्या है? तो FN है। क्या है? FN है, बटा है, और इसमें आधार क्या आ जाएगा? तो IF होगा। क्या बनेगा? IF। तो लंब बटा लंब, ध्यान, और आधार बटा आधार, ऐसे समझ लीजिए। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर, क्या बनेगा? तो समीकरण नंबर बन गया यह 2। तो
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से पहले देख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए ओ डैश है और आई डैश है, और यहाँ पे क्या है bn बटा आई डैश है। इसका मतलब जो है यहाँ देखेंगे bn किसके बराबर होगा, तो यह bn जो है चित्र में एक बार और देख लीजिए, यह bn किसके बराबर होगा, तो ओ डैश के बराबर होगा, क्योंकि देखिए ओ डैश की जितनी लंबाई है वही लंबाई किसकी है, bn की है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि bn जो है किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे bn लगभग जो है bn किसके बराबर हो गया, तो ये bn किसके बराबर होगा, ओ डैश के बराबर होगा। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखेंगे Fn जो है, यन यहाँ नहीं है, अंदर है, दर्पण के अंदर है। इसका मतलब Fn जो है लगभग किसके बराबर है, Fp के बराबर है। तो यहाँ Fn को हटा देंगे और वहाँ पे लगभग जो है Fp के लिख देंगे, क्योंकि यह यन जो है दर्पण के अंदर है, इसको दर्शाया गया। यह जो प्रतिबिंब दिखाई देगा इसके अंदर, ये दर्पण के अंदर दिखाई देगा, मतलब यन वाला बिंदु कहाँ पे रहेगा, P पे रहेगा। तो इसलिए Fn के जगह पे क्या लिखेंगे, Fp लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है Fn और Fp को जो है यहाँ पर Fn की जगह पे Fp रख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर bn किसके बराबर हो गया, ओ डैश के। तो bn को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ डैश हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और नीचे क्या है, आई है और क्या है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और Fn हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, Fn जहाँ पे Fp हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और IF हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को अब ध्यान से देखिए और समीकरण जो है 1 को ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या है। तो यहाँ पर bn के स्थान पे क्या रखा गया था, ओ डैश रखा गया, और Fn किसके स्थान पे रखा गया, Fp के स्थान पे। तो यहाँ पे देखेंगे यह समीकरण 1 में और यहाँ समीकरण 3 में देखेंगे दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब इसमें भी क्या है, ओ डैश आई डैश, इसमें भी क्या है, ओ डैश है, आई डैश है। मतलब इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, OC बटा CI रख सकते हैं। तो इसे यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, समीकरण 1 का मान जो निकला है वह किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 में क्या रखेंगे, इसको हटा देंगे, ओ डैश आई डैश को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, OC बटा CI रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, OC बटा क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, और यहाँ बराबर हो जाएगा, और Fp को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पर Fp बटा नीचे का हो जाएगा IF हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे इसको हल किया गया है। तो समीकरण 1 में 2 त्रिभुज लिया गया और समीकरण 2 में 2 त्रिभुज लिया गया। दोनों त्रिभुज में जो है मान निकाल करके ओ डैश आई डैश का मान के जगह पे क्या रखा गया, OC बटा CI रख दिया गया, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको निकालना है, एक बार OC का मान निकालना है और CI का मान निकालना है और IF का मान निकालना है। तो यह मान कैसे निकलेगा, यहाँ बगल में आपको समझाया जाएगा कि OC किसके बराबर होगा और CI किसके बराबर होगा और IF जो है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में, एक बार चित्र में ध्यान देंगे। अब चित्र क्या है, यहाँ से देखिए क्या लिखा गया, OP। तो इस रेखा में क्या क्या है, तो यहाँ ये रफ कार्य है, तो चाहे तो इसको रफ कार्य में इसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो अपने कॉपी फेयर में भी इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, यह O है, O के बाद से क्या है, C है, और C के बाद से क्या है, I है, और I के बाद से क्या है, F है, और F के बाद से क्या है, P है। तो अब इसी में जो है बारी बारी से इसको हल करना है। तो ये कहाँ से आया, ये रेखा में जो देख रहे हैं, रेखा में दर्शाया गया है, O है, C है, I है, I के बाद से F है, P है। अब इसी रेखा में पहला रेखा लेके चलेंगे, तो पहला रेखा अगर लेके चलते हैं तो इसमें मान लेते हैं यह O है, और यहाँ पे क्या है, C है, और यहाँ पे क्या है, P है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो लिखेंगे पहले OC प्लस क्या बनेगा, CP। अब देखिए OC प्लस CP किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे OC मतलब OC
प्लस क्या है CP, ये किसके बराबर होगा? तो OP के बराबर होगा। किसके? OP के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए ध्यान से, अगर ये C से C कट जाए, C से C कट गया तो क्या बचेगा? OP, तो OP हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए। तो कैसे बराबर हुआ? देखिए ये रेखा को हम बाहर किए, इसमें से जो चित्र में था, चित्र से बाहर करके आपको समझाया जा रहा है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये OC क्या है? यहाँ देखें, OC प्लस CP, ये किसके बराबर होगा? तो पूरा किसके बराबर होगा? OP के बराबर हो जाएगा। अगर OC को हम यहाँ रोक दें, यहाँ OC रुक जाए, तो अगर CP पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा? OP माइनस क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। तो यह मान किसका निकल गया? तो यहाँ मान जो है OC का मान जो है निकल गया। तो OC के स्थान पे याद रखेंगे OP माइनस CP को रखा जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा यहाँ बनाते हैं रेखा। अब दूसरा रेखा के लिए कैसे बनेगा? तो अब यहाँ देखिए O को छोड़ देंगे। अब हम लोग चलेंगे C से। अगर मान लीजिए यहाँ से हम C लेते हैं तो C हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया? I हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? P हो जाएगा। तो अब जैसे ऊपर हम लोग बनाए हैं ऐसे नीचे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? CI, क्या लिखेंगे? CI हो गया प्लस IP हो गया। अब बताइए किसके बराबर होगा? तो CI प्लस IP किसके बराबर होगा? तो CP के बराबर हो जाएगा। किसके? CP के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ CI को क्या करेंगे? रोक लेंगे। अब यहाँ CI रुक जाएगा, तो IP जब पक्षांतर करेंगे तो IP ये प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो CP माइनस जो है क्या बनेगा? IP हो जाएगा। तो ये पक्षांतर किए हैं, समझ में आ गया होगा। और यहाँ किसका मान निकाल दिए? CI का मान निकाल दिए, क्योंकि हमको CI के मान की ज़रूरत है। तो यह सब किताब में जो है, बुक अगर आपके पास होगा तो देखिएगा वहाँ पे डायरेक्ट मान निकाल दिया गया है। तो ये डायरेक्ट मान आपको निकालना जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर आपको मान निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक रेखा और बच गया। अब रेखा इसको देखेंगे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे, अगर मान लीजिए यह I है, क्या है? यह I है, और यहाँ क्या है? F है, और ये क्या है? P है। ऊपर जो रेखा देखें इसी में से इसको बनाया गया है। एक बार O से चले हैं, एक बार C से चले, एक बार अब I से चलना है। एक बार O से, एक बार C से, एक बार I से। अब बताइए इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए क्या नियम है? तो कहेंगे IF, क्या लिखेंगे यहाँ पर? IF प्लस क्या होगा? FP किसके बराबर होगा? तो IP के बराबर होगा। क्या हुआ है? IF प्लस FP किसके बराबर होगा? तो IP के बराबर होगा। अगर हम यहाँ IP को रोक लें, IP रुक जाए, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? IP माइनस जो है FP हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यह 3 मान जो है निकाला गया। तो ये बगल में जगह खाली रहता है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये तीनों मान जो है यहीं बगल में इसको क्या कीजिएगा? ज़रूर आप भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ OC, ये क्या लिखा है? OC, और ये देखिए क्या है? OC, मतलब ये OC किसके बराबर आ गया? तो OP माइनस CP के बराबर आ गया। तो यह OC को हटा देंगे और इसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे? रख लेंगे। अब देखिए CI, तो CI किसके बराबर है? तो CP माइनस जो है क्या है? IP है। अभी CI को भी हटा देंगे और IF को भी हटाएंगे, IP माइनस क्या है? FP है। तो अब OC हटेगा तो क्या बनेगा? OC हट जाएगा तो लिखेंगे OP माइनस CP बटा हो जाएगा, और CI का मान क्या होगा? तो लिखेंगे CP माइनस IP बराबर हो जाएगा। और FP का मान याद है उसमें निकला चित्र में, तो FP का मान FP ही रहेगा। और IF देखिए किसके बराबर है? तो IF जो है किसके बराबर है? तो IP माइनस FP के क्या है? यह बराबर है। तो यह मान को जो रखा गया है आप लोग समझ रहे होंगे यह मान कहाँ से आया। तो बगल में जो है आप लोग को निकाल के बताया गया कि कैसे मान निकाला गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे OP क्या है? OP के बीच की दूरी क्या है? तो देख लीजिए यहाँ से O से P तक के बीच की दूरी क्या है? U है, और ये दर्पण के सामने है। तो जब दर्पण के सामने रहेगा, याद रखिएगा दर्पण के जब सामने रहेगा तो UVF का मान सब क्या रहेगा? माइनस रहेगा। याद रखेंगे UVF सब का मान क्या रहेगा? माइनस रहेगा। जब दर्पण के सामने रहेगा मतलब आगे रहेगा, तो सभी मान क्या माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ से देखेंगे O से P तक के बीच की दूरी क्या है? U है, और C से P के बीच की दूरी क्या है? R है, और I से P के बीच की दूरी क्या है? V है, और F से P के बीच की दूरी क्या है? F है। तो इसके बीच की दूरी यहाँ पे रखा जाएगा। तो बताइए O से P अगर चित्र में बनाएंगे तो O से P देख लीजिए क्या था? O से P के बीच की दूरी जो है माइनस हो जाएगा, और यह बनेगा U। अब यह U क्यों बना? माइनस क्यों बना?
क्योंकि वह दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस CP क्या था, तो CP क्या था, -R हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, चित्र में देखे होंगे कि यहाँ CP किसके बराबर था, R के बराबर था, और यहाँ बटा हो जाएगा CP किसके बराबर होगा, तो -R हो जाएगा। IP देख लीजिए एक बार, और IP किसके बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे IP किसके बराबर है, V के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस जो है लिखेंगे माइनस जो है V हो जाएगा। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिए। FP, अब FP किसके बराबर होगा, तो FP जो है माइनस जो है F के बराबर हो जाएगा। और IP किसके बराबर है, तो IP जो है -V के बराबर है, -V हो जाएगा। और जो है यहाँ FP किसके बराबर होगा, तो FP जो है -F के बराबर हो जाएगा। तो ये सब मान कहाँ से आया, चित्र से देख करके ये मान को रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -U हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब R हो जाएगा, बटा हो जाएगा, -R हो जाएगा, प्लस अब माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा, V हो जाएगा, बराबर होगा -F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा फिर पुनः नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, -V, और माइनस में मिल करके क्या हो जाएगा, +F हो जाएगा। तो ये लाइन भी समझ में आ गया होगा कि जब माइनस माइनस मिलता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिला प्लस हो गया, ये माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब R किसके बराबर होता है, तो R जो है वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब R को हटा दिया जाएगा और R के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 2F रखा जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखा जाएगा, तो अब R के जगह पे क्या रखेंगे, 2F रखेंगे, तो -U + 2F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, माइनस जो है 2F हो जाएगा, प्लस जो है V हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, माइनस यहाँ F हो जाएगा, बटा हो जाएगा, -V + F हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, R के मान को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। R किसके बराबर होता है, तो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे। अब एक एक लाइन गुणा को भी आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। तो यहाँ लिखेंगे U प्लस यहाँ लिखेंगे 2F हो जाएगा, और इसमें गुणा किससे होगा, तो गुणा किससे होगा, -V से, प्लस जो है यहाँ पर F से, और इसमें गुणा होगा -F से गुणा होगा तो -F हो जाएगा, कोष्ठक में -2F हो जाएगा, प्लस जो है क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। अब यह अंदर गुणा जो है बारी बारी से करेंगे, तो यह -U है, और ये माइनस में गुणा करेंगे तो U में V का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये UV हो जाएगा। अब -U में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा, UF हो जाएगा, और 2F में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, -2FV हो जाएगा, और 2F में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2F का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। -U में V का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, UV हो गया, -U में VF का गुणा -UF हो जाएगा, 2F में गुणा करेंगे -2FV हो जाएगा, 2F में F का गुणा करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2F का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा, -F में गुणा करेंगे तो -FV हो जाएगा। तो गुणा जो है समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यह माइनस ध्यान देंगे, यह माइनस, अब यहाँ बिरादर को ध्यान देना पड़ेगा। बिरादर मतलब यह जैसे 2F स्क्वायर है और ये 2F स्क्वायर सेम है, तो माना जाएगा ये एक बिरादर के हैं, और ये 2F स्क्वायर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो अब यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ पर UV, ये सब मान को क्या कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो सब मान जब पक्षांतर होगा तो पहले यहाँ से उतरेगा क्या, 2F का स्क्वायर -FV, और इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस है तो क्या बनेगा, यह +UF, इधर आएगा +2FV, और ये प्लस से पक्षांतर करेंगे तो -2F का स्क्वायर। तो सब मान क्या हो गया, पक्षांतर हो गया है। ये पूरा मान को क्या किया है, पक्षांतर कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो 2F स्क्वायर जो ये क्या है, माइनस है, 2F स्क्वायर जो है प्लस है, कट जाएगा। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, तो UV बचेगा बराबर, और यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ प्लस में क्या बचा है, तो यहाँ लिखेंगे UF बचा है, और यहाँ 2FV में से 1FV को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, एक जो है FV बचेगा।
दो एफ भी में से एक एफ भी क्या हो गया, घट गया, तो क्या बचेगा, एक एफ भी बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में जो है यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग करने पर, अब ये भाग कर देंगे, तो जब भाग होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यह गुणा को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए और गुणा जो है अपने मन से कीजिए, कैसे कैसे इसको गुणा किया गया है। अब यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यू भी बटा, और भाग होगा तो क्या होगा, यू भी एफ हो जाएगा, बराबर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, यू एफ बटा, और यहाँ किससे भाग करेंगे, यू भी एफ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा एफ भी बटा, किसे भाग करेंगे, यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग देने के बाद से देखेंगे यहाँ यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। कटने के बाद से बताइए यहाँ क्या बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक बट्टा एफ बचेगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ एक बट्टा भी, अब प्लस एक बट्टा यहाँ क्या बचेगा, यू। तो क्या सूत्र आ गया, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू आ गया। तो समझ में आ गया कि कैसे इसको सूत्र का निगमन किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो एक एक लाइन जो है इस सूत्र का निगमन में बताया गया, कैसे इसका निगमन किया गया।